आपने जो उस बच्ची पे गाड़ी चढ़ाकर उसकी माँ को जलील किया था वो गलत था। मैंने आपको थप्पड़ मार के कोई गलती नहीं की है। हाँ, मैंने आपको एक अनजान आदमी समझकर नहीं मारा था। अगर आपको जानती तो भी यही करती। क्योंकि आपने जो किया था वो बहुत बड़ा गुनाह है। मैंने आपको मारा इस वजह से आपको बहुत शर्मिंदगी हुई ना। और उस छोटी सी बच्ची का क्या, कितनी बेइज्जती की थी उसकी। हाँ, तब कहाँ गई थी आपकी इज्जत? हाँ, वो लोग गरीब थे इसलिए आप जलील कर रहे थे। मैं भी गरीब हूँ इसलिए मैंने जो किया वो भी आप सहन नहीं कर पा रहे। मेरे आंखों के सामने एक गलत बात हो रही थी, मैं उसे रोकने आ गई। लेकिन ऐसा करके मुझे जरा सा भी बुरा नहीं लग रहा है। मैंने जो गलती नहीं की है उसके लिए मैं माफी नहीं मांग सकती। मैंने जो गलती नहीं की है उसके लिए मैं माफी नहीं मांग सकती। और एक बात, गत्ते की पेटी में मैंने ठीक से गिनकर ही कपड़े रखे थे। आपने ठीक से उसकी जांच नहीं की तो उसका मैं कुछ नहीं कर सकती। आपको मुझ पर भरोसा नहीं है तो अब से आप ही गिन लिया कीजिए। उसके अलावा अगर आप मेरा पगार काटने वाले हैं तो काट लीजिए, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है। मैं सिर्फ इस नौकरी की कदर कर सकती हूँ, आपके डराने धमकाने का नहीं। ये सेवर कोट्टा आनंदी प्यार को मायने देती है। रौब जमाने को नहीं। इसके बाद भी अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो कर लीजिए। शाबाश आनंदी। क्या है? काम करो अपना, चलो। क्यों आप चारों को अलग से बोलना है क्या? जाओ जाके काम करो। सर चलते हैं सर। चलिए ना सर। गणेश। रेजिना, हे रेजिना, कैसी हो तुम? हाँ? ये क्यों रो क्यों रही हो तुम? बताओ तो सही, बात क्या है? रेजिना, अगर इस तरह से तुम रोती रहोगी तो लोग देखेंगे, क्या सोचेंगे? क्यों ऐसा रो रही हो? बताओ तो सही, बात क्या है? प्लीज बताओ ना, क्या बात है? I'm sorry गणेश, तुझे देखते ही मुझे मेरे मम्मी पापा की याद आ गई, इसीलिए थोड़ी इमोशनल हो गई। तुम चिंता मत करो रजना, मम्मी पापा वहाँ सेफ हैं। तुम कैसी हो पहले मुझे ये बताओ। इतना सब होने के बाद मैं कैसे रहूंगी बताओ? हर एक दिन मम्मी पापा को याद करके किसी को बता भी नहीं सकती। बहुत दुख होता है मुझे, नरक जैसा हाल है मेरा। ऐसा लगता है कि एक ही दिन में अनाथ हो गई। गणेश, ऐसा क्यों बोल रही हो? इस वक्त हालात थोड़े ठीक नहीं हैं, बस इतनी सी बात है। जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा। अभी जितना दुख तुम उठा रही हो ना, उसकी दुगनी तुम्हें खुशी मिलेगी। फिक्र मत करो तुम, मैं कह रहा हूँ ना तुमसे। अरे देखा,
जिस काम के लिए आया था मैं वो करना ही भूल गया, बातों बातों में बहक गया। ये लो, तुम्हारे खर्चे के लिए है। इतने पैसे क्यों? मेरे अकाउंट में तो तुमने पैसे डाले हैं ना। हे, हॉस्टल के खर्चे के लिए रखो ना, मैं बार बार नहीं आ सकता ना, इसीलिए मैं तुम्हें ये पॉकेट मनी देने के लिए आ गया। लो रखो ना। मुझे लग रहा है ये जगह तुम्हारे लिए सेफ है, सब कुछ ठीक होगा, मैं कह रहा हूं ना तुमसे। ये क्या है रेजिना, मैं तुम्हें स्कूल के दिनों से देखता आ रहा हूँ, तुम तो हमेशा हंसती खेलती रहती थी ना, इस हालत में मैं तुम्हें नहीं देख पा रहा हूँ। तुमने जिस रेजिना को देखा था वो अब यहाँ नहीं है, वो मर गई। ओह कम ऑन रेजिना, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? ये देखो बिल्कुल ठीक नहीं है, तुम हमेशा हॉस्टल में बंद रहोगी ऐसा सोच रही हो क्या तुम? अगर तुम जॉब करने को तैयार हो तो बोलो, इससे तुम्हारा मन भी लगा रहेगा और तुम्हें थोड़ा चेंज भी मिलेगा। यहाँ पर मेरा एक दोस्त है, वो यहाँ किसी टीवी डायरेक्टर को असिस्ट करता है, अगर तुम जॉब करने को तैयार हो तो बोलो, मैं उससे बात करके देखता हूँ। उससे बात करने के बाद मैं तुम्हें बताऊंगा। मैं समझता हूँ रेजना, तुम्हारा भी अपना एक सपना है, लेकिन ये भी तो उसी से रिलेटेड जॉब है, तुम वहाँ बहुत कुछ सीख सकती हो, तुम्हें पक्का वहाँ काम मिल जाएगा। मैं अब काम करने के माइंडसेट में नहीं हूँ। अगर हॉस्टल छोड़कर बाहर जाती हूँ तो ऐसा लगता है कि सब लोग मुझे ही देख रहे हैं, ऐसा लगता है कि वो परमन मेरा पीछा कर रहा है। ये डर ही तुम्हारी प्रॉब्लम है, इसीलिए मैं तुम्हें काम पे जाने के लिए कह रहा हूँ। ये मेरी रिक्वेस्ट नहीं है, तुम्हारे मम्मी पापा की रिक्वेस्ट है। और ये देखो तुम्हारे मम्मी पापा का लेटर तुम्हारे लिए है। अच्छा मैं चलता हूँ, हाँ कोई काम हो तो मुझे बताना। मुझे लगता है परमन तुम्हें यहाँ ढूंढते हुए नहीं आ पाएगा, लेकिन तुम चौकन्नी रहना। हाँ उसका बहुत बड़ा नेटवर्क है, ढूंढते ढूंढते वो यहाँ भी आ सकता है। गणेश ये क्या कह रहे हो? डरने की बात नहीं है, तुम बस सावधान रहो, कहीं भी बाहर जाते वक्त मास्क पहन के जाना, समझ गई ना? ये मेरी चिट्ठी है मम्मी पापा के लिए, इसे किसी तरह परमन से बचाकर उनके पास दे आओ। हाय हाय सलमा। कौन है ये? मुझे नहीं पता। क्या हुआ इसे? क्या समझती है तू खुद को? मैंने तुझे कितनी बार समझाया था, फिर भी क्या बोलकर आई तू? तुझे पता है ना वो करो ना करना क्या करेगा तेरे साथ, कुछ अक्ल वकल है कि नहीं तुझे? मेरे मन को जो सही लगा मैं बस वही कहकर आई हूँ दीदी। तो गलती पर गलती करती जा रही है आनंदी। डर नाम की भी कोई एक चीज होती है या नहीं? अब पता नहीं आगे तेरा क्या होगा। वो उस दिन की मार भूल जाएगा, लेकिन ये बेइज्जती नहीं। उसे तो बिल्कुल भी कम मत समझ। करुणा करण किसी का नहीं है, वो ये बेइज्जती उम्र भर याद रखेगा। अब पता नहीं वो तुझे और कितनी तकलीफें देगा। तू चाहे कुछ भी कहे आनंदी, पर मुझे तो सच में बहुत डर लग रहा है। पता नहीं क्यों तुझे किसी से डर नहीं लगता। यहाँ सबके लिए चाय बना रही है, थोड़ा सी बेवकूफ नहीं बन सकती क्या? जो गलती मैंने की ही नहीं उससे मैं क्यों डरूं? क्यों सहूं मैं उसे? अगर तुम यहाँ शांति चाहती हो तो उस करुणा करण से डर कर ही रहना होगा। अपना मान सम्मान भूल जाओ। गांव में गुजारा नहीं हुआ इसलिए काम करने चेन्नई आई। काम करके 4 पैसे कमाकर ही मेरे परिवार की मदद करना चाहती थी। कोई मजबूरी में आकर ऐसा काम नहीं करना चाहती थी दीदी। किसी के पैर पड़कर ही अगर यहाँ पर काम करना पड़ेगा और पैसे कमा सकती हूँ तो ऐसी नौकरी मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए दीदी। इतने दिन उस आदमी ने जो काम दिया वो सब जितना हो सके उतना डर डर के करने की कोशिश कर रही हूँ ना, उसमें कोई कमी भी नहीं छोड़ी मैंने।
कपड़े सिलाने के काम के लिए मुझे बुलाकर फिर जब झाड़ू पोछा लगाने को कहा, तब भी दोनों कामों में बिना फर्क देखे चुपचाप करती रही। डर डर के करती रही ना मैं। इस कंपनी में मुझे इस आदमी को जितनी इज्जत देनी थी उतनी इज्जत दे दी है मैंने दीदी। उन्हें अगर ऐसा लगे कि एक लड़की तो है, कर भी क्या सकती है, ये सोचकर मुझे डरा धमकाकर पैर के नीचे कुचल कर रखना है, तो इस आनंदी के साथ वो नहीं चलेगा। रुपए पैसे भले ही चले जाएं, लेकिन मैं अपने आत्मसम्मान को छोड़कर कभी नहीं जा सकती हूँ दीदी। अरे आनंदी, ये जिद तेरे लिए अच्छी नहीं है। ये जिद नहीं है दीदी, ये मेरा सिद्धांत है, इस आनंदी का सिद्धांत। मेरे बाबा ने जो गलती नहीं की थी, एक दिन भरी सभा के आगे उनको किसी के पैर पड़ने की नौबत आई, तभी जो आत्मसम्मान खो बैठे पूरे परिवार को मैंने बीच सड़क पर आते हुए देखा, तभी मैं ये बात जान गई थी दीदी। उस दिन मेरे अंदर का जो ये पक्का सिद्धांत उभरा, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरी जान ही क्यों न चली जाए, जो गलती मैंने नहीं की है उसके लिए कभी भी मैं माफी नहीं मांगूंगी। ये फैसला मैंने कर लिया। आज जब उसने मुझे सबके सामने माफी मांगने के लिए बुलाया, मेरा मन नहीं माना दीदी, लेकिन मैंने तुम्हारी बात का मान रख के और मेरे परिवार की भलाई के लिए, बस इसी वजह से मैं तुम्हारे साथ आई। अगर मैं परिवार के लिए उनसे माफी मांग भी लेती, तो मेरे बाबा ने जो परवरिश की है उसका अपमान करने जैसा होता। बस अगर यही बात मेरे बाबा को पता चल जाती तो वो मुझे माफ नहीं करते दीदी। सिर्फ करुणाकरण ही नहीं, भगवान भी मेरे सामने आ जाए तो भी मैं अपनी ना की हुई गलती की माफी नहीं मांगूंगी। मर्दों की तरह हम औरतें बहादुर नहीं बन सकती हैं, आपने यही कहा था ना दीदी। उन मर्दों को पैदा करके पाल पोस कर बड़ा करने वाले भी हम औरतें ही होती हैं, तो हम अपना सर क्यों झुकाएं? तू जो कह रही है मैं अच्छी तरह से समझ रही हूँ। उस करुणाकरण के खिलाफ रहकर तू यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाएगी। क्या सब कुछ गंवाने के लिए तू इतने दिनों से यहाँ है? गंवाने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है दीदी, सिवाय इस नौकरी के। लेकिन इस नौकरी के लिए अपना आत्मसम्मान नहीं गंवा सकती हूँ। वो करुणाकरण जो करना चाहे वो कर सकता है। मुझसे जैसा होगा मैं देख लूंगी। आप लोगों को मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है दीदी, आप अपना काम कीजिए। आनंदी, यही है मेरी शेवरे कुट्टे आनंदी। हमेशा इसी आत्मसम्मान के साथ रहना, चाहे जो भी हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। रमनलाल, तेरी परेशानी क्या है बता। साहब, ईश्वर भाई साहब ने नटेशन जी के पास अपने कागजात गिरवी रखा था। नटेशन जी को पैसों की सख्त जरूरत थी। सौदे के कुछ ही दिनों में ईश्वर से पैसों की मांग की, पर वो नहीं दे पाए। ईश्वर की मर्जी से ही मेरे पास कागजात देकर पावर ऑफ अटर्नी लिखवाकर मुझसे 10 लाख लेकर गए। कर्ज की रकम को ब्याज समेत ईश्वर से वसूल करने को कहा। अब जब मैं उनसे घर खाली करने के लिए कह रहा हूँ, तो ये ईश्वर भाई साहब मानने को तैयार नहीं है। इस मामले का समाधान अब आप लोगों को ही करना है। अरे प्रेसिडेंट भाई, इन दोनों के बीच में 36 का आंकड़ा है। इसमें कौन सी बड़ी बात है? बात करने से सुलझ जाएगा ये मामला। क्यों अलगप्पन मामा, घर खाली करके दे दे क्या?
ये क्या न्याय है? बस मांगते रहने से ऐसे कैसे दे सकते हैं? जब लिया हुआ उधार नहीं चुका सकते या धोखा दिया हो तो ही उधार देने वाले से पहचान बनाए रखने के लिए ही जमीन या घर को गिरवी रखते हैं। पहले किस्त का समय भी नहीं हुआ, उससे पहले घर खाली करने कैसे बोल सकते हैं? ये कहाँ का रिवाज है? कैसे मान लूं? बोलिए। अगर आप पर ऐसी नौबत आती तो क्या आप इससे सहमत होते? क्या बोलिए, आप लोग ही बताइए। अब ईश्वर भाई साहब, यहाँ पर हम यूं ही आकर नहीं बैठे हैं। नटेशन, जब तक रमन लाल का कर्ज नहीं चुका देते तब तक रमन लाल अपने कब्जे में सब कुछ कर सकते हैं, ऐसा लिख दिया है। वही तो रमन लाल मांग रहे हैं। जमीन गिरवी रखकर पूरे पैसे लेकर जमीन से बाहर जाकर पैसे कमाकर कर्ज चुकाकर जमीन वापस लेते हैं ना, वैसा ही ये भी है। रमन लाल को अब घर की जरूरत है, इसीलिए तो खाली करवा रहे हैं। खाली करके जाते बनिए, वो छोड़कर इस बात का बतंगड़ बना रहे हैं आप। वही तो नटेशन तुमसे बात बताए बिना रमन लाल के पास नहीं गया होगा, तुम्हारी अनुमति से कागजात की बदली की है। तो फिर बात क्या है? रमन लाल तो सही कह रहे हैं ना। देखिए, आपातकालीन स्थिति में तो ऐसा सभी लिखते हैं, मैं सही कह रहा हूँ ना। लेकिन ईश्वर का घर मैं कभी लेना नहीं चाहता था। वो चाहे जिस तरह से भी लिखा हो, लिखावट बदल तो नहीं जाती है ना। उस कागजात पर जो कुछ भी लिखा है उसके हिसाब से कानून के कायदे में चलने बोलिए बस। रमन लाल, कायदों के बारे में तू मुझे सीख देने से पहले अपनी अंतरात्मा से पूछ कि ये जो तुम कर रहे हो क्या वो इंसानियत है या नहीं। देखो भाई, मैं यहाँ किसी को सिखाने नहीं आया हूँ। तुम जिस तरह से ईमानदारी, कायदे कानून की बात करते हो लेकिन उसका पालन नहीं करते, ये बताने के लिए सबको बुलाया है। अब आप लोग मुझसे क्या चाहते हैं? अलगप्पन मामा, अगर कानून के हिसाब से फैसला लेना हो तो कागजात के अनुसार आपको घर खाली करना होगा, यही सही है। हाँ? नहीं भैया, गलती मेरी है। जो पैसा मैंने लिया है वो मैं इनको वापस कर देता हूँ। कागजात को वापस देने बोलिए। ईश्वर ने मुझ पर भरोसा करके पैसे लिया है। घर में एक लड़की है जिसकी शादी करनी है, ये लोग कहाँ जाएंगे? ये देखिए, बस यूं ही पैसों का लेना देना करने के लिए नहीं बैठे हम यहाँ। मैं कई कारोबार संभालता हूँ। 10 लाख का सौदा कर रहा हूँ तो जरूर उसमें अपना फायदा ढूंढूंगा ना। इसमें गलत क्या है? आपने सिर्फ 1% का ब्याज दिया है, उस ब्याज से मेरा क्या लाभ होगा? तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? तुम्हें ये ब्याज मंजूर था तभी तो तुमने मुझे पैसे दिए थे ना। इसको अलग तरीके से लेना चाहता हूँ लेकिन आपको वो भी मंजूर नहीं हो रहा। बीच बीच में बात काट रहे हैं। या तो ब्याज दुगना कीजिए, नहीं तो यहाँ से दूर हटिए। क्या बोल रहे हो? भाई साहब रुकिए, ये मामला हाथ से निकल चुका है। मेरे लिए लड़कर भाभी की जिंदगी के साथ मत खेलिए। जो भी होगा मैं स्वीकार करता हूँ। भगवान के लिए आप चुप रहिए। नहीं ईश्वर भाई, ये आदमी गलत बात कर रहा है। नहीं भाई साहब, रहने दीजिए, आप शांत हो जाइए। रमन लाल, तुम जैसा कहते हो मैं घर खाली कर देता हूँ। क्या कह रही है? शांत रहो जी, मुझे 2 दिन का वक्त दीजिए। मैं दूसरा घर देखकर घर खाली कर देता हूँ। आप जो कर रहे हैं आपको सही लग रहा है क्या? बेची, ऐसे हमारे सीने पर वार करेंगे तो हम क्या करेंगे? बेची, धन दौलत भले ही नहीं है पर अपने घर में तो रह रहे थे। हमारी जमीन के कागजात तो आपके पास ही है ना। उस जगह में आपकी सारी चीजों को रख नहीं सकती क्या? बस हमसे हमारा घर मत छीनिए। बेची, मेरी बात मानोगी या नहीं? जो भी हो मैं खाली करता हूँ। फिर क्या चाहिए रमन? मामा ने कह दिया ना, 2 दिन में घर खाली कर देंगे। सब लोग निकलिए। साहब, 2 दिन में अगर उन्होंने घर खाली नहीं किया तो घर का सारा सामान निकल कर बाहर फेंक दूंगा। ये मैं सबके सामने बोल देता हूँ। ठीक है, चलिए अब जाइए, चलिए।
बाप रे, पंचर हो गया। क्या हुआ आशकी, क्यों ऐसा कर रही है आज? हॉस्टल जाने के रास्ते में तूने ऐसा कर दिया। वहाँ घर में कोई परेशान है क्या?